हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मैं रीना आपके अपने यूट्यूब चैनल सेंट्रल एकेडमी में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आप लोगों के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि 2023 ऑनलाइन वाला पेपर जो हुआ था 2023 में, उसका पेपर है, जो कि 3 तारीख का पूरा पेपर है। ठीक है, जिसमें से पूरा क्या कहते हैं 20 क्वेश्चन हैं कंटेंट के एंड 10 क्वेश्चन पेडागोजी के हैं। ठीक है, पूरे टोटल 30 क्वेश्चन हैं। ठीक है, और हाँ, क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं। आई थिंक आप लोगों को पता ही चल गया होगा। ठीक है, तो क्या कहते हैं, जो बिहार वाला सेकंड फेज वैकेंसी आनी थी, वो वाला आ गया है फॉर्म, जो कि 3 नवंबर से अप्लाई होगा। अगर आप लोग डालना चाहते हैं तो आप लोग डाल सकते हैं फॉर्म। ठीक है, जिसका सीटेट निकल गया है। ठीक है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि 3 तारीख का पूरा पेपर है। आप लोग देखिएगा। अभी तो सीटेट का कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। क्या कहते हैं, जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोगों तक सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दे दूंगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन इसमें से क्या है। पहला है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें से कहा है निम्नलिखित में से कथनों को पढ़िए और क्या कहते हैं सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, जिसमें यस वन में दिया है ऑल कंब्यूशन रिएक्शंस आर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंड यस टू में कहा है इन ऑल दीज रिएक्शंस ऑक्सीजन इज कंबाइंड एंड हीट इज रिलीज्ड। इसमें से कहा है जो दहन होता है, दहन की जो सभी अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, और यश2 में कहा है कि इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, इसमें ये कह रहा है। तो क्या ये विकल्प सही है? कथन और कारण आई थिंक दोनों सही है, यस वन और यश2। आगे देखेंगे। तो इसमें से सी में कहा है यस वन इज ट्रू बट यस टू इज फॉल्स। यस वन सत्य है किंतु यस टू असत्य है। ठीक है, एंड बी में नो, ये तो सी नंबर है। आई थिंक ए नंबर ऊपर है, यहाँ पे है, थोड़ा आगे पीछे हो गया था। ए नंबर में है बोथ स्टेटमेंट इज एस वन एंड एस टू आर ट्रू एंड यस टू इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर यस वन। ठीक है, इसमें से कह रहा है कि एस वन और एस टू दोनों सत्य हैं और एस वन के लिए एस टू सही व्याख्या है। तो हाँ, ये बात सही है। क्यों है? तो इसमें से कह रहा है दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्मक्षेपी होती हैं, एंड यश2 में है इन सभी अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो हाँ, ये बात सही है। जो दहन होता है, दहन की सभी अभिक्रियाएं ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं आई थिंक ऊष्मक्षेपी अभिक्रियाएं होती हैं। ठीक है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होता है ना, और उसे ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है। मैं आप लोगों को बता दूं, क्या कहते हैं, जिसमें ऊष्मा मुक्त होती है तो उसे हम ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस कहते हैं। आई थिंक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हो गया मोमबत्ती का जलना। ठीक है, जैसे मोमबत्ती जलती है और यह जल के, जब जल बहुत ज़्यादा मतलब जल के प्रतिक्रिया में आता है, तो क्या कहते हैं, यह अभिक्रिया जब ऑक्सीजन के साथ संयोजन कर लेता है तो वहाँ पे ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ठीक है, जैसे हम मोमबत्ती जलाते हैं और जब मोमबत्ती जलती रहती है और वातावरण में क्या कहते हैं वो ऑक्सीजन रहता है, तो जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो मोमबत्ती जलने लगती है। ठीक है, यही कारण है कि ये कथन और कारण दोनों सही है। ठीक है, क्योंकि इसमें कहा है अभिक्रिया में ऑक्सीजन का संयोजन होता है और ऊष्मा ऊष्मा उत्सर्जित होती है। तो ये बात सही है। जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो जब मोमबत्ती जलने लगती है तो आई थिंक इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन जब उसे मिल जाता है तो मोमबत्ती जलने लगती है, तो वह ऊष्मा मुक्त करती है। ठीक है, तो इसका रिएक्शन कैसे होगा, मैं आप लोगों को रिएक्शन बता दूं। इसका रिएक्शन होगा C4 प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, एंड क्या कहते हैं गैस, तो यहाँ पे मुक्त क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, एंड ऊपर लिख दे रही हूँ गैस प्लस हीट एंड ऊष्मा मुक्त करेगा। ठीक है, ये समझ लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पे क्या कहते हैं, क्या क्या मुक्त करेगा, यहाँ पे ऑक्सीजन मुक्त करेगा, वो नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्या कहते हैं ऊष्मा हीट मुक्त करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन होगा। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले इंग्लिश वाला देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आई थिंक दूसरा क्वेश्चन है इसमें, ये दूसरा क्वेश्चन है।
ठीक है। तो इसमें पूछा है R1 रिएक्शन वेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद सोडियम सल्फेट, मतलब इसमें कह रहा है वेरियम क्लोराइड जो है वो रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट से, ठीक है। एंड H2 में कह रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि सोडियम बोरियम क्लोराइड का सोडियम सल्फेट से अभिक्रिया करना क्या अभिक्रिया होता है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, तो यहाँ पे द्विविस्थापन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है। और क्या कहते हैं, इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। जहाँ द्विविस्थापन डाई वाला होता है तो वहाँ पे उसे क्या कहेंगे, उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कह देंगे, ठीक है। उसे हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। और मैग्नीशियम वाले में देख लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड। जब मैग्नीशियम क्या कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट, कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा, ठीक है। जब ये क्या कहते हैं ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम कार्बोनेट बना देगा, MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाएगा, ठीक है। और जहाँ ये बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद सोडियम सल्फेट से होगा तो यहाँ पे क्या कहेंगे, उसमें का अवक्षेपण हो जाएगा और यहाँ पे एक नए नए पदार्थ का, आई थिंक नए प्रोडक्ट का निर्माण कर लेगा। यहाँ पे नए प्रोडक्ट का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, तो यहाँ पे बना लेगा जब रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये रिएक्ट करके ये बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या सत्य है, ठीक है। इसमें से पूछ रहा है कि इसमें से क्या सत्य है। तो इसमें से ए नंबर में है कम्बिनेशन रिएक्शन, ए नंबर में पूछा है, एंड बी नंबर में पूछा है डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ तो ये बात तो सही है, पहले वाले में डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। एंड R2 में कह रहा है कंपोजिशन रिएक्शंस एंड कम्बिनेशन रिएक्शन। सी में कह रहा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डी नंबर में कह रहा है कंपोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शंस एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। हिंदी वाला देख लेंगे एक बार। इसमें संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, बी नंबर में है द्विविस्थापन अभिक्रिया एंड क्या कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, एंड सी में है विस्थापन अभिक्रिया, डी में है संयोजन अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है। मैं आप लोगों को रिएक्शन करके दिखा दी। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड, आई थिंक हाँ सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो रहा है, तो इस कारण यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा वो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है और R2 में संयोजन अभिक्रिया हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे है रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। यस1 में है फिजिकल चेंजेस आर ऑलवेज रिवर्सिबल एंड यस2 नो न्यू प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इन ए फिजिकल चेंज, ठीक है। तो इसमें से वही फिजिकल एंड केमिकल से क्वेश्चन पूछा है कि जो फिजिकल चेंज होता है वो हमेशा रिवर्सिबल होता है, आई थिंक उत्क्रमणीय होता है, मतलब हमेशा ही क्या कहते हैं नया प्रोडक्ट बना लेता है, ठीक है। और क्या कहते हैं, और जो इसमें कह रहा है नो न्यू प्रोडक्ट इज फार्म इन ए फिजिकल, हाँ तो ये बात तो सही है। और इसमें कह रहा है कि जो फिजिकल चेंज होता है उससे कोई नया प्रोडक्ट नहीं बनता है, हाँ तो ये बात सही है। फिजिकल चेंज में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, रासायनिक वाले में बनता है, केमिकल चेंज में बनता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। तो पहला है हॉटेस्ट पार्ट, नो 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 ये कहाँ से आ गया, तो हाँ इसमें से है भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं। यश2 में है भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है, तो इसमें से है दोनों सत्य है और यश1 के लिए यश2 सही व्याख्या है। एंड बी नंबर में कह रहा है दोनों सत्य है और यश1 के लिए यश2 सही व्याख्या नहीं है। सी में कह रहा है किंतु यश2 असत्य है। डी में कह रहा है यश1 असत्य है किंतु यश1 सत्य है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ ये बात सही है, जो पहला वाला है वो चीज़ें गलत है, ठीक है। किंतु जो जो क्या कहते हैं इसमें यश2 वाले में कह रहा है
वो यस1 वाले में कह रहा है वो बात सही है, ठीक है। जो क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन होते हैं वो सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे ये बात सही है। और क्या कहते हैं जो यस2 में कह रहा है, नो, दोनों बातें ही सही है। हाँ, ये भी बात सही है। सर्वदा उत्क्रमणीय होती हैं, ये बात सही है। और क्या कहते हैं भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता, हाँ, ये बात भी सही है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं दोनों बातें ही सही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें सही है। तो इस कारण यहाँ पे यश1 एंड यश2। नहीं, भौतिक परिवर्तन सर्वदा उत्क्रमणीय होते हैं, ये बात गलत है। और एंड यस2 में जो कह रहा है भौतिक परिवर्तन में कोई नया उत्पाद निर्मित नहीं होता है, हाँ, ये बात सही है। तो इस कारण यहाँ पे पहला असत्य है एंड सेकंड वाला यस2 बात सत्य है। तो इस कारण यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। एंड अगला देखेंगे, इसमें है मोमबत्ती की ज्वाला, नो 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 नो, इसमें मैच द फॉलोइंग करना है। आई थिंक इसमें कह रहा है मैच द फॉलोइंग फॉर कैंडल फ्रेम। इसमें ए नंबर में है हॉटेस्ट पार्ट एंड द इनर मोस्ट पार्ट रीजन ऑफ द इनहर्डस वैक्स, ठीक है। बी नंबर में है मिडिल हॉट पार्ट एंड सी नंबर में है मिनिमम हॉट पार्ट, ठीक है। तो इसमें से मिलान करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, हिंदी वाला एक बार देख लेंगे। इसमें से कह रहा है मोमबत्ती की ज्वाला के लिए निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, ठीक है, सम्मिलित कीजिए। तो इसमें से ए नंबर में है सर्वाधिक गर्म भाग एंड बी नंबर में है अंजलि मोम की वाष्प का अंतरतम भाग क्षेत्र, ठीक है। एंड बी नंबर में है मध्यम गर्म वर्ग। सेकंड नंबर में है आंशिक दहन का बीच का भाग। सी नंबर में है न्यूनतम गर्म का भाग, पूर्ण दहन का बाह्यतम भाग। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, इसमें से क्या कहेंगे, जो सर्वाधिक गर्म वाला भाग होगा उसका मैच किससे होगा, सर्वाधिक गर्म भाग होगा पूर्ण दहन व का बाह्यतम भाग, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए का इससे हो जाएगा क्योंकि जो ज्वाला जलती रहती है ऐसे ऐसे, ठीक है। तो जो बाह्यतम वाला भाग होता है ये सर्वाधिक गर्म भाग होता है, यहाँ पे ज़्यादा हीट वाला भाग होता है, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा हीट होता है, ठीक है। एंड मध्यम गर्म भाग कौन सा वाला होता है, जो मध्यम गर्म भाग होता है वो आंशिक दहन का बीच का भाग होता है, ठीक है, मध्यम वाला। तो इसका दूसरे से मैच हो जाएगा। एंड न्यूनतम गर्म भाग कौन सा होता है, तो ये वाष्प वाला होता है, ये सबसे कम गर्म होता है, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे किसके साथ मैच हो रहा है, तो ए का तीसरे के साथ हो रहा है, तो यहाँ पे ये वाला हो जाएगा। एंड बी का दूसरे से हो रहा है, तीसरे से दूसरे से, तो यहाँ पे चौथा नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें कह रहा है नीचे जो दिया गया है इसमें से कौन सा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें से ए नंबर में है आयरन, आई थिंक लोहा। बी नंबर में है कॉपर, तांबा। सी नंबर में है मैग्नीशियम। डी नंबर में है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कौन सा अभिक्रिया नहीं करेगा, तो ये जो आई थिंक जो तांबा होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूंगी वो सारणी, क्या कहते हैं कौन सा किससे ज़्यादा रिएक्टिव होता है और कौन सा तत्व या प्रोडक्ट जो होता है कम रिएक्टिव होता है, ये वाला मैं आप लोगों के लिए सारणी लेकर आऊँगी, ठीक है। तो आप लोगों को पता चल जाएगा। आई थिंक मैं पहले आप लोगों को बता दूँ जो तांबा होता है वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया तो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो तांबा होता है वो हाइड्रोजन की तुलना में कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। जो हाइड्रोजन होता है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है एंड जो तांबा होता है वो कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। एंड कॉपर की कम अभिक्रियाशीलता होने के कारण जो कॉपर होता है उसकी मतलब वो आई थिंक तांबा जो होता है वो उसकी अभिक्रियाशीलता जब कम होती है ना, तो इसी कारण से हाइड्रोजन को उसके अम्लीय विस्थापन से विस्थापित नहीं कर पाता है। जो अम्ल से नहीं करता है, तो इस कारण जब ये कम होता है, इसकी अभिक्रियाशीलता कम होती है, तो इसी कारण ये उसको विस्थापित नहीं कर पाता है, ठीक है।
तो यही कारण है विस्थापित नहीं कर पाता है। तो इसमें से कौन सा होगा सबसे कम, ये होगा बी नंबर, ठीक है। तो यही वाला विस्थापित नहीं कर पाएगा क्योंकि ये सबसे कमज़ोर होता है, ठीक है, ये कम अभिक्रियाशील होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चयन कीजिए। यशवन ए और बी सनस्तर स्थितियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। यश टू ए और बी सनस्तर स्थिति जल खनिजों एवं खाद्य से संबद्ध है। अगला देखें, आगे देखेंगे, तो इसमें से स्टेटमेंट दिया है, तो इसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, एक बार और देख लेते हैं ऑप्शन। इसमें कह रहा है कि ए और बी सदस्य स्त्रियों पर जड़ों की वृद्धि एवं शाखा जल एवं खनिजों के अवशोषण के लिए लाभदायक है। हाँ चलिए ठीक है, ये बात सही है। एंड ए और बी सदस्य स्थिति जल खनिजों एवं खाद्य से संबद्ध है, ठीक है। तो यहाँ पे यस वन एंड एस टू दोनों ही सही है, ठीक है, एंड एक दूसरे की व्याख्या भी सही से कर रहे हैं, तो यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, इसमें है निम्नलिखित में से क्या मल जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं। जो मल होता है वो जल की अकार्बनिक अशुद्धियां हैं, इसमें ये कह रहा है। तो ए नंबर में है यूरिया, बी नंबर में है फास्फेट, सी नंबर में है पीड़कनाशी, डी नंबर में है वनस्पति अपशिष्ट, ठीक है। तो इसमें से कूट दिया गया है, तो क्या कहते हैं इसमें से कौन सा है और एंड कौन सा नहीं है। तो कौन सा है हमें वो बताना है। जो आई थिंक जो कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं वो जैसे कि हो गया मानवमल हो गया, आई थिंक, एंड जैविक अपशिष्ट पदार्थ हो गए, एंड तेल हो गया, यूरिया हो गए, पीड़कनाशी हो गए, एंड नाइट्रोजन हो गए, एंड फास्फेट धातुएं, ये सभी जो होती हैं ये सब कार्बनिक अशुद्धियाँ होती हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे कौन कौन सा वाला हो जाएगा, तो यहाँ पे जो होगा बी एंड सी दोनों हो जाएगा, ठीक है। बी वाला भी एंड सी वाला भी, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे ए नंबर सही हो जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू आर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। निम्नलिखित में से क्या पौधों में लैंगिक जनन के विषय से सत्य है, इसमें ये कहा है, ठीक है। तो जिसमें से पहला है लैंगिक जनन के लिए दो पौधे आवश्यक हैं, टू प्लांट्स आर इसेंशियल फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। बी नंबर में है ओनली इंसेक्ट आर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, ठीक है। इसमें कह रहा है केवल कीट ही परागण के कारक हैं, आई थिंक सेक्सुअल के, ठीक है। एंड सी नंबर में कह रहा है फर्टिलाइजेशन से एकर ओनली आफ्टर पॉलिनेशन, निषेचन केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है। एंड डी नंबर में है प्लांट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, बीजों पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं। कौन कूट में है, ए नंबर में है बी एंड डी, बी और डी। तो इसमें से कौन सा सही है, आप लोग पहले ये वाला देखिए। आई थिंक मुझे लग रहा है कि इसमें सी नंबर एंड डी नंबर ये बात सही है, क्योंकि जो निषेचन होता है वो केवल परागण के पश्चात ही हो सकता है, ठीक है, और पौधे बीजों से प्राप्त किए जाते हैं, ये बात भी सही है। लेकिन जो लैंगिक जनन के लिए दो पौधे आवश्यक होते हैं, ये बात मुझे गलत लग रही है, ठीक है। क्योंकि कभी कोई ऐसे पौधे होते हैं जैसे पपीता हो गया, ये एक लिंगी पौधा होता है, आई थिंक इसके जनन के लिए कोई दो पौधे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इस कारण हम ये बात कहना उचित नहीं समझेंगे। एंड बी नंबर में है केवल कीट ही परागण के कारक होते हैं, तो ये बात भी गलत है। परागण के कारण हवा भी हो सकता है, इंसेक्ट तो हो ही रहा है, इसमें लिखा है। एंड मक्खियाँ बैठ जाती हैं, कभी कभी पशु पक्षी बैठ जाते हैं, ठीक है। तो ये सभी परागण के कारक होते हैं, ठीक है। तो इस कारण यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन गलत है, एंड सी एंड डी नंबर ये बात सही है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे चौथा सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए। श्वसन अंग के आधार पर किसी एक को अलग कीजिए, ठीक है। तो इसमें से कह रहा है, आई थिंक इसमें कह रहा है कि जैसे चींटी हो गया, टिड्डा हो गया, तिलचट्टा हो गया, एंड काकरोच, ये सभी कीट हैं, ये सभी क्या कहते हैं किस टाइप के सांस लेते हैं, ठीक है। और इसमें से कोई एक अलग टाइप से सांस लेता है, तो वो वाला कौन सा जीव है, ठीक है। तो इसमें से ये जो सभी हैं
क्या कहते हैं, श्वास नली के माध्यम से सांस लेते हैं, लेकिन जो इसमें स्नेल है ये क्या कहते हैं, श्वसन अंग से सांस लेता है। ठीक है, यह गलफड़ों एवं टिटुनियों के माध्यम से श्वसन करता है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, गलफड़े से सांस लेता है आई थिंक। ठीक है, ठीक है, तो आई थिंक इसमें जो ये सभी हैं, टिड्डा हो गया, कॉकरोच हो गया एंड चींटी हो गई, ये सभी श्वसन नली से सांस लेती हैं, बट जो स्नेल है ये क्या कहते हैं, वो गलफड़े से सांस लेता है। ठीक है, ये वाला, इस कारण यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। यही अलग है, बाकी ये तीनों एक ही जैसे सांस लेते हैं श्वास नली के आधार पर। ठीक है, आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों को सही क्रम में व्यवस्थित करना है इसमें। ठीक है, तो इसमें ए नंबर में है, मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिया जाता है। एंड बी नंबर में कहा है, मूत्र वाहिनियां मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती हैं। एंड सी नंबर में है, उपयोगी पदार्थ रुधिर में वापस अवशोषित कर लिए जाते हैं। डी नंबर में है, लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थों सहित रुधिर छानने के लिए वृक्क तक पहुंचता है। ई नंबर में है, जल में घुलनशील अपशिष्ट पदार्थ वृक्क में छानकर आई थिंक छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो इसमें से कौन सा किसके बाद होगा, मतलब इसमें ये कह रहा है कौन सा ऑप्शन पहले होगा, कौन सा उसके बाद में होगा, मतलब कौन सी क्रिया इसमें पहले होगी, फिर उसके बाद होगी, फिर उसके ही बाद होगी। ठीक है, ये चीज़ कह रहा है कि इसको व्यवस्थित करना है। तो इसमें कौन सा पहले होगा, आई थिंक पहले हम क्या करेंगे, पहले जल में घुलनशील जो अपशिष्ट होगा वो क्या कहते हैं, किडनी में जाएगा, और वो आई थिंक यूरिन के रूप में छान कर बाहर निकलेगा। ठीक है, बाहर निकाल दिए जाते हैं। तो ये बात सही है, पहले नंबर पे ये होना चाहिए, डी नंबर। ठीक है, एंड उसके बाद में जो उपयोगी पदार्थ होंगे, आई थिंक जो यूजफुल सब्सटेंस होंगे उनको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, एंड जो खराब अपशिष्ट होंगे उनको अवशोषित कर लेते हैं, बाकी वो आगे चले जाते हैं। ठीक है, इसके बाद डी के बाद यहाँ पे सी वाला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डी के बाद यहाँ पे सी हो जाएगा। तो आई थिंक इसमें इसके बाद ई वाला होना चाहिए। आई थिंक जल में घुलनशील जो अपशिष्ट होंगे उनको पदार्थ में छानकर मूत्र के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं, ये वाला होगा। पहले डी होगा, फिर सी होगा, फिर ई वाला होगा। ठीक है, ई के बाद कौन सा वाला होगा, तो ई के बाद यहाँ पे बी नंबर होना चाहिए। मूत्रवाहिनियों में मूत्र को मूत्राशय तक ले जाती है। हाँ, ये बात सही है। वो जो मूत्रवाहिनियाँ होगी, आई थिंक यूरिनरी ब्लैडर जो होगा वो यूरेटर्स तक ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद मूत्राशय में भंडारित मूत्र मार्ग के सिरे अंत पर उपस्थित मूत्र मार्ग से बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये वाला इसका स्टेप है। मैं आप लोगों को स्टेप तीसरा नंबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तीसरा नंबर सही हो जाएगा। पहले डी नंबर होगा, आई थिंक लाभदायक एवं हानिकारक पदार्थ सहित रुधिर छानने के लिए किडनी तक पहुंचाएगा। ठीक है, पहले ये वाला स्टेप होगा, उसके बाद सी वाला होगा, उसके बाद ई वाला, फिर बी वाला, फिर ए वाला। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, ध्यान दे दीजिएगा। आगे देखेंगे, केक के लिए आटा गूंथते हुए रसोइये ने एक चुटकी ईस्ट और चीनी आटे में डाली और ब्रिक, आई थिंक मुझे ब्रिक याद आ रहा है, कुछ घंटों के लिए उसे रख कर छोड़ दिया। कुछ घंटों के बाद आटे में से खट्टी गंध क्यों आ रही है, तो इसका कारण क्यों है, क्यों खट्टी गंध आ रही है। ए नंबर में है, ड्यू टू प्रोडक्शन फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। बी नंबर में है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। सी नंबर में है, ड्यू टू एडिशन ऑफ शुगर टू ईस्ट। डी में है, ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड। तो इसका क्या कारण है, तो इसमें अल्कोहल निकल रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को पता होगा, जो आई थिंक जो ईस्ट होता है, जब उसको हम आटे में थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, थोड़ी देर बाद, तो उसमें से अम्लीय आई थिंक खट्टी खट्टी गंध आने लगती है। तो इसका क्या कारण होता है, अल्कोहल होता है, ना कि कार्बन डाई, ना ही चीनी डाली गई थी, ना ही लैक्टिक एसिड। आई थिंक लैक्टिक एसिड दही में होता है। तो यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। इस यशवन में है, धमनियों में रुधिर केवल एक दिशा में प्रवाहित होता है। यशटू में है, धमनियों में कपाट होते हैं। ठीक है, तो इसमें से कौन सा सही है, बात सही है कि नहीं। जो धमनियाँ होती हैं उसमें केवल
एक दिशा में प्रवाहित होता है एंड धमनियों में कपाट होते हैं। आई थिंक मैं आप लोगों के लिए ये वाला पार्ट लेकर आऊँगी, क्या कहते हैं, हार्ट वाला, तो मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगी उसमें, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? आई थिंक